नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की हुई घोषणा। प्रोटीन के क्षेत्र में हुई खोजों को मिला पुरस्कार। गूगल डीप माइंड के सीईओ को भी मिला अवार्ड। म्यांमार आसियान में भेज रहा है प्रतिनिधि। जुंता शासन से नाराज थे आसियान सदस्य। 2021 में हुआ था म्यांमार में तख्तापलट। और कैबिनेट ने फोर्टिफाइड राइस को लेकर की घोषणा। सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई रहेगी जारी। स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने की भी तैयारी। आइए शुरू करें। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का निर्णय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा लिया गया। 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया जाएगा। इनमें डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर शामिल हैं। पुरस्कार के तहत दी जाने वाली आधी राशि डेविड बेकर को मिलेगी और आधी राशि डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर के बीच बांटी जाएगी। डेविड बेकर को यह पुरस्कार कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया है। डेविड बेकर ने नए प्रोटीन को तैयार करने का तरीका इजाद किया है। वहीं डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लगभग सभी ज्ञात प्रोटीन की संरचना तैयार की है। डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर दोनों ही गूगल डीप माइंड कंपनी से जुड़े हुए हैं। डेमिस हसाबिस गूगल डीप माइंड के सीईओ और सह संस्थापक हैं। डीप माइंड कंपनी की स्थापना साल 2010 में यूके में हुई थी। 2014 में इसे गूगल ने अक्वायर किया। कंपनी वर्तमान में गूगल डीप माइंड के नाम से मशहूर है। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब के तौर पर शानदार काम भी किया है। डीप माइंड कंपनी ने 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट किया है। ये प्रेडिक्शंस अल्फा फोल्ड की मदद से किए गए हैं। अल्फा फोल्ड एक एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है। इसमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग एंड रीलर्निंग की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कई लिहाज से बहुत अहम है, जैसे कि SARS-CoV-2 में भी एक प्रोटीन है। इसकी शेप की जानकारी बायोलॉजिस्ट को इसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करने में मदद करती है। आपको बता दें कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ माना जाता है। प्रोटीन एक प्रकार के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें कुछ मात्रा में सल्फर और फास्फोरस भी मौजूद होता है। प्रोटीन टिश्यूज के निर्माण और शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। कल न्यूज एट 9 में मैंने डिस्कस किया था कि भारत आसियान बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस जाने वाले हैं। आज आसियान से जुड़ी एक और खबर है। देखिए, आसियान की अध्यक्षता इस समय लाओस के पास है। आसियान की बैठक लाओस में आज यानी 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसमें खास बात यह है कि बीते 3 सालों में म्यांमार पहली बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने लाओस भेज रहा है। म्यांमार आसियान का सदस्य है, लेकिन फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्तापलट के साथ जुंता शासन यानी मिलिट्री शासन लागू है और आसियान ने जुंता लीडर्स को बैठक में शामिल होने पर रोक लगा रखी है। जब आसियान ने जुंटा लीडर्स की बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी तो जुंटा शासकों ने आसियान की बैठकों में किसी गैर राजनीतिक प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि आसियान ने यह कहा कि बैठक में म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स हिस्सा नहीं लेंगे, तो म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स ने म्यांमार से किसी को भी बैठक में भेजने से इनकार कर दिया था। म्यांमार में आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 2015 में हुए चुनावों में जीत दर्ज की थी। ये 25 सालों में हुए म्यांमार में पहले लोकतांत्रिक चुनाव थे, लेकिन ये देश ज्यादा दिन तक लोकतांत्रिक नहीं रह सका और म्यांमार में 2021 में ही फिर से मिलिट्री शासन लागू हो गया। म्यांमार में मिलिट्री रूल को लेकर केवल म्यांमार के लोग ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि म्यांमार के पड़ोसी देश भारत, चीन और थाईलैंड भी इस मसले पर वार्ता करते हैं। थाईलैंड इस मुद्दे पर दिसंबर में एक वार्ता करने वाला है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और लाओस शामिल होंगे। आसियान की बैठकों में भी ये मुद्दा खूब डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी तक कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिला है। अब म्यांमार की तरफ से प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे तो शायद इन वार्ताओं का कुछ हासिल हो सके। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में बसा म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार अपनी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड के साथ साझा करता है।
क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी। लगातार 10वीं बार एमपीसी ने रेपो रेट की दर को 6.5% पर बरकरार रखा। लास्ट टाइम एमपीसी ने रेपो रेट में वृद्धि फरवरी 2023 में की थी। रेपो रेट से मतलब है उस दर से जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये अल्पकालिक लोन के लिए होती है। वहीं बैंक रेट में आरबीआई दीर्घकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होती है। इन दोनों का ही मकसद बाजार से कैश फ्लो को कम करना और महंगाई को नियंत्रित करना है। वहीं एमपीसी ने 2024-25 के लिए रियल जीडीपी की ग्रोथ 7.2% आंकी है। 2024-25 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5% आंकी गई है। ये दोनों आंकड़े भी पिछली बार की तरह ही रखे गए हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को मापा जाता है जिन्हें घरों में उपभोग किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। आरबीआई इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए इसका यूज करती है। इसके अलावा बैठक में आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा के मकसद से एक और फैसला लिया। गलत क्रेडिट और धोखाधड़ी से बचने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस में भी अकाउंट वेरीफाई करने की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45(b) के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। फैसले के तहत सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं जैसी अनाज वितरण वाली योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई दिसंबर 2028 तक जारी रखी जाएगी। इसके लिए 100% फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। देखिए, 2019 और 2021 के बीच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5 किया गया था। इसके मुताबिक एनीमिया भारत में एक व्यापक समस्या बनी हुई है जो हर आयु समूहों और आय स्तरों के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। आयरन की कमी के अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जैसे अन्य विटामिन और खनिज की कमी भी भारत की आबादी में बहुत कॉमन है। इसका असर जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता पर पड़ता है। दुनिया भर में एनीमिया और कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन का सहारा लिया जा रहा है। भारत की 65% आबादी चावल खाती है और फोर्टिफाइड राइस में चावल के दाने आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से एनरिच कर दिए जाते हैं। इसीलिए सरकार योजनाओं के जरिए आम जनता तक ये चावल पहुंचा रही है, जिससे खाने की आपूर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र की चुनौतियों से भी निपटा जा सके। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है थ्रिफ्टिंग। थ्रिफ्टिंग से मतलब है किफायती और सेकेंड हैंड चीजों की खरीदारी। थ्रिफ्टिंग एक जीरो वेस्ट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने का तरीका है। थ्रिफ्टिंग के जरिए ऐसी चीजें जो कचरे के ढेर का हिस्सा बनती हैं, वे किसी के काम में आ जाती हैं। थ्रिफ्टिंग को भले ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट माना जा रहा हो, लेकिन भारतीय परिवेश में यूज एंड थ्रो का कल्चर कभी नहीं था। भारत में बड़े भाई बहनों के कपड़े और किताबें यूज करके ही छोटे भाई बहन बड़े होते हैं। घरों में यूज होने वाले हर सामान को उपयोगिता के हिसाब से ही खरीदा जाता है। जैसे घर में माताएं सुबह बनाए हुए ज्यादा चावल को कभी भी फेंकते हुए नजर नहीं आएंगी, वे उन्हें शाम के स्नैक्स में फ्राई कर देती हैं।
ऐसे ही सामान को भारतीय घरों में तब तक यूज किया जाता है जब तक कि वो दोबारा यूज के काबिल ना रहे। अगर हमें सच में पृथ्वी को सेव करना है तो यूज एंड थ्रो इस कल्चर से बाहर निकलकर थ्रिफ्टिंग के कल्चर पर स्विच करना होगा। आजकल कई जगहों पर थ्रिफ्ट स्टोर भी बनाए जा रहे हैं। इन स्टोर्स में लोग अपनी पुरानी चीजें बेचते हैं या कई बार इन्हें दान भी दे देते हैं। आप भी अपनी पुरानी चीजें इन स्टोर्स पर बेच सकते हैं और जरूरत की चीजें यहां से खरीद भी सकते हैं। आप बताइए, आप क्या क्या थ्रिफ्ट करते हैं या करना चाहते हैं? आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का मकसद लोगों और व्यवसायों की डेली लाइफ में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह वर्ष 1874 में यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2024 में यूपीयू अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय भी करता है। भारत शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में पिछड़ रहा है। फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 से 2023 तक 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गई है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत पूर्णतः प्रतिबंधित स्थिति में है। यह 1940 के दशक के मध्य के बाद से भारत का सबसे कम स्कोर है। यह रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क के शैक्षणिक स्वतंत्रता निगरानी परियोजना के तहत जारी की जाती है। परियोजना को 2017 में शुरू किया गया था और इसका पहला संस्करण 2020 में जारी किया गया था। आंखों के रोग ट्रैकोमा की समाप्ति में भारत सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र सौंपा है। इसी के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया। आपको बता दें, ट्रैकोमा आंखों का रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से संक्रमण के कारण होता है। यह रोग दुनिया भर में अंधेपन का एक प्रमुख संक्रामक कारण है। संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से निकलने वाले लिक्विड के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की आंखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसे फैला सकती हैं। गुजरात सरकार ने 10वें जंगली गधा आबादी अनुमान के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार गुजरात में वाइल्ड लाइफ की अनुमानित संख्या 7,672 है, जो पिछली गणना से 26.14% की बढ़ोतरी को दिखाती है। आपको बता दें कि हर 5 वर्ष में वाइल्ड लाइफ की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। गुजरात के जंगली गधे विश्व में इक्वस हेमियोनस खुर तथा खुर के रूप में जाने जाते हैं। भारत में जंगली गधे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जानवर हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरीज में शामिल किया गया है। भारत की मेजबानी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 शुरू हुआ। इस वार्षिक समुद्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों क्षेत्रों में आयोजित होगा। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका आयोजन भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में USA और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर की गई थी। 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास का हिस्सा बना था। नेपाल के युवा पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने इतिहास रच दिया है। वे 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत 2022 में माउंट मनास्लू पर चढ़कर शुरू की थी और 2 साल तथा 10 दिनों में सभी 14 चोटियों को चढ़कर ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। इन चोटियों में माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा आदि नाम शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? नीमा रिंजी शेरपा, यशवंत नायक, अरुणिमा सिन्हा या फिर मालवत पूर्णा? अगला प्रश्न है, साल 2024 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किन व्यक्तियों को देने के लिए की गई है? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ए हिंटन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकून, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है।
स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच? सही जवाब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण कोरिया और फिलीपींस दोनों ही यूएसए के ध्रुव विरोधी समूह में शामिल देश हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिक्किम में स्थित है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन गलत है, विकल्प डी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।